नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की आगामी परीक्षा के लिए हमारी क्विज लगातार चल रही है और आप अगर इस ग्रुप से जुड़कर निरंतर अभ्यास करना चाहते हैं तो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ ढेर सारे प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ वीडियो में हम कुछ प्रश्नों का नमूना देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विंध्याचल पर्वत की उत्पत्ति किस समय हुई, किस काल में हुई, ये आपको बताना है। तो ये कैम्ब्रियन काल में हुई थी, कार्बोनिफेरस में हुई थी, कि पर्मियन में हुई थी, या फिर सेल्यूरियन में हुई थी, आप बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिए। गोंडवाना क्रम के कोयले का निर्माण किस काल में होता है, आप बताइए। ये जो गोंडवाना ऑर्डर का कोल है, ये किस समय मैन्युफैक्चर हुआ था? कार्बोनिफेरस काल में ये बना हुआ था, या फिर डिवोनियन में बना था, या कैम्ब्रियन में, या फिर पर्मियन में? इसमें आप देखकर बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। कार्बोनिफेरस, वैसे भी आप कोयले की उत्पत्ति से कार्बोनिफेरस को जोड़कर आराम से देख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी पर्वतों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि किला युवा है, पोपा है और कोह सुल्तान देवबंद, ये सब ज्वालामुखी दे रखे हैं। बताइए इसमें से सक्रिय कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, किला युवा। इसका जो ए वाला ऑप्शन है उसको चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में देखें। अब हमने सक्रिय तो देख लिया, लेकिन प्रसुप्त ज्वालामुखी का जो एग्जाम्पल है वो आपको इसमें बताना है। ये रहा। पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से डोरमेंट वॉल्केनो है। तो आप देखकर बताइए, ये स्ट्रोम्बोली है, या फिर माउंट एटना है, विसुवियस है, या मेरापी है। इसमें आप देखें तो विसुवियस, जो कि लंबे समय से सो रहा है, और ये जो माउंट विसुवियस है ये एक समय फटा था बहुत समय पहले, तो उस समय भयंकर तबाही आई थी। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा विसुवियस को। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में मोना लोआ के बारे में कहा जा रहा है। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये हवाई द्वीप पे है, मैक्सिको में है, इक्वेडोर में है, या फिर फिलीपींस में है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। हवाई द्वीप पे ये है मोना लोआ। इसके बाद आगे चलते हैं और देख लीजिए, आगे बढ़ते रहते हैं। किलिमंजारो क्या है? किलिमंजारो क्या है? ये आइलैंड है, या फिर वॉल्केनो माउंटेन है, या फिर ये पीक का नाम है, मतलब शिखर का नाम है, या नदी है? तो कुछ विकल्प तो ऐसे हैं जिन्हें आप आराम से बाहर कर सकते हैं, कुछ में से चुनिए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। किलिमंजारो क्या है? ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है। वॉल्केनो जो होते हैं वो पृथ्वी के ऊपर एक छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से अंदर का जो मैग्मा है, अंदर की जो हीट और प्रेशर है वो बाहर निकलता है। धीरे धीरे करके पृथ्वी के अंदर से जो अवसाद निकलते हैं वो उसी स्थान पर इकट्ठा होने लगते हैं और पूरी वॉल्केनिक कोन जनरेट हो जाती है। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो। इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुनते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। आइसोगोनिक रेखाएं क्या होती हैं? यहाँ आप देखें, आइसोगोनिक रेखाएं क्या होती हैं? तो ये जो आइसोगोनिक रेखाएं हैं ये असल में क्या है, ये समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं होती हैं, लाइन्स ऑफ इक्वल मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है उसको चुनते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं? तो ज्वालामुखी की स्थिति कहाँ पाई जाती है? जहाँ पृथ्वी का अंदर का जो परत है, अंदर की जो स्थिति है वो अशांत होती है, अंदर प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट चल रहे होते हैं, वहाँ ज्वालामुखी की स्थिति हो सकती है। तो इसमें से वो कौन सी जगह है जहाँ ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है? बाल्टिक सागर में नहीं होता है, काला सागर में नहीं होता है, कैरेबियन में नहीं होता है, कि कैस्पियन में नहीं होता है? तो प्रश्न संख्या 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा, बाल्टिक सागर में नहीं होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखिए। जैन मूर्ति पूजा की बात हो रही है। बौद्ध धर्म में भी मूर्ति पूजा बाद में आ गई, महायान बुद्धिज्म में, और जैन धर्म में भी चलती थी। तो जैन मूर्ति पूजा का सबसे जो प्राचीन प्रामाणिक अभिलेख है, ये प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, असल में आपको ये बताना है। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलता है, या फिर आपको जेवरा अभिलेख से जानकारी मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, कि एरन अभिलेख से मिलती है? करेक्ट आंसर क्या होगा, हाथी गुम्फा से हमें सबसे पहले जैन मूर्ति पूजा का जो प्रमाण है वो प्राप्त होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, जरा बताइए। कश्मीर में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, वैशाली में हुई थी, कि राजगृह में हुई थी?
तो ये जो कश्मीर वाली है ये तो चौथी थी, जिसमें कि बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें कौन सा होगा? अब 3 बचते हैं, बिहार की 3 जगहों के नाम दिए हुए हैं, इसमें आप देखें ये आपका 10वां क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। पाटलिपुत्र में होती है और किसके समय में होती है जरा बताइएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 को देखिए। निम्नांकित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? अब इसमें आप देखकर बताइए, अभिधम्म पिटक में प्राप्त होता है, दिग्घ निकाय से मिलता है, विनय पिटक या फिर सुत्त पिटक, इसमें देखकर बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? सी वाला होगा। विनय पिटक से हमें संघ के जीवन जीने के जो नियम और तरीके हैं वो पता चलते हैं। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक जानकारी। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 को देखिए। अशोक का जो धौली शिलालेख है वो कौन से राज्य में है भाई? ये पुरी जिले में पड़ता है, मतलब ओडिशा, या फिर पाकिस्तान में है, ये पेशावर जिले में पड़ता है, या आंध्र का जो कुर्नूल जिला है वहाँ पड़ता है, या फिर महाराष्ट्र के थाने में पड़ता है? इसमें देखकर आप बताएं करेक्ट आंसर। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ओडिशा हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 को देखिए। अशोक का पहला शिलालेख किससे संबंधित है? ये पहला जो इंस्क्रिप्शन है अशोक का, ये जानवरों की हत्या निषेध से संबंधित है, सीमावर्ती राज्यों से संबंधित है, धर्म महामात्र की नियुक्ति से संबंधित है, या फिर कलिंग विजय से संबंधित है? यहाँ पर पहले शिलालेख की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। जानवरों की हत्या निषेध से इसका संबंध है और हम ए वाले को चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 को देखें। मौर्य काल में वेश्यावृत्ति थी, ठीक है, वेश्याएं हुआ करती थी और ये अपनी स्वेच्छा से ये काम करती थी, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, कम से कम लिखा हुआ तो ऐसा ही मिलता है। तो ऐसी महिलाओं को क्या कहा जाता था? रूप कामिनी कहा जाता था, मालविका कहते थे, रूपा जीवा कहते थे, या छंदवासिनी कहते थे? आप बताइए। तो रूपा जीवा कहा जाता था, ठीक है। इस तरह की जो वेश्यावृत्ति करने वाली स्वेच्छाचारी महिलाएं होती थी, इनको रूपा जीवा यानी रूप के आधार पर अपनी आजीविका कमाने वाली कहा जाता था। तो सी वाले को चुना। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 आपसे पूछ रहा है कि कौटिल्य के राज्य के जो सप्तांग थे, राज्य के 7 अंगों के बारे में चाणक्य ने बताया था, तो उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? कोश सम्मिलित नहीं है, मित्र सम्मिलित नहीं है, मैसेंजर यानी दूत जो होता था वो सम्मिलित नहीं है, या फिर अमात्य ही नहीं है इसमें? बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। दूत को इसमें शामिल नहीं किया गया है, हालांकि दूत भी एक अहम फैक्टर होता था, लेकिन फिलहाल ये जो सप्तांग है इसमें नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 को देखिए। अवंती वर्मन किस क्षेत्र में, यहाँ देखें, अवंती वर्मन ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया था? प्रशासन के क्षेत्र में किया था, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किया था, सेना के क्षेत्र में किया था, या ट्रांसपोर्टेशन में किया था? आप बताइए। प्रश्न संख्या 16 बी वाला हो जाएगा। एग्रीकल्चर के फील्ड में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया था, किसानों के लिए सुधार के काम, तो इसमें आपने बी वाले को देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, बत्ती जला लीजिए। देखिए, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था, और नहर किस लिए बनाई थी? कृषि के लिए बनवाई थी। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 को देखिए। 17 वाले में कहा गया कि शाकंबरी के चौहान वंश कई स्थानों पर स्थापित हुए हैं, तो शाकंबरी वाले जो चौहान थे उस वंश को स्थापित किसने किया था? तो आप बताएं। इसमें पृथ्वीराज प्रथम का नाम दिया है, दिव्येंद्र राज चौहान का नाम दिया है, जयराज और वासुदेव भी दिए हुए हैं। देखिए, वासुदेव के द्वारा किया गया था ये जो शाकंबरी का चौहान वंश है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 को देखिए। किस विधि प्रणाली में पुत्र का, यहाँ आप देख रहे हैं, किस विधि प्रणाली में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर दावा कर सकता है? हालांकि ऐसा आमतौर पे नहीं होता है, लेकिन कौन सी ऐसी प्रणाली होती है जिसमें पिता के जीते जी ही पुत्र उसकी संपत्ति पर दावा कर सकता है? ये मिताक्षरा होती है, दायभाग होती है, प्रविक्षरा होती है, या फिर सभी होती है? इसमें आप देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? मिताक्षरा होती है, मिताक्षरा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19। मान्यखेत की राजधानी, मान्यखेत किसकी राजधानी थी आपसे ये पूछा जा रहा है, तो इसमें आप देखकर बताएं। पल्लवों की राजधानी थी, चालुक्यों की थी, कलचुरी की थी, मतलब कलचुरी राजवंश की, या राष्ट्रकूटों की थी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। राष्ट्रकूटों की ये राजधानी थी। इसमें 19वें वाले के हम डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 को देखिए। कौन सा वक्तव्य जो है वो मेघतिथि के द्वारा या मेघातिथि जो है इनके द्वारा नहीं दिया गया था? तो इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट, आप देखें। स्त्रियों का पुनर्विवाह, मतलब जो विधवा विवाह है वो अनुचित है, ऐसा? या फिर अनुलोम विवाह पूर्णतः वर्जित है? अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का आपने सुना है? अनुलोम विवाह में क्या होता है? उच्च जातीय पुरुष जो है वो निम्न जातीय महिला से विवाह करता है, और प्रतिलोम विवाह में ठीक उल्टा होता है कि जो महिला है वो कुलीन है और निम्न जातीय पुरुष से विवाह करती है। तो यहाँ ये कहा गया कि अनुलोम विवाह जो है वो पूर्णतया वर्जित है। मामा की पुत्री से विवाह जो है वो अधम कहलाता है, क्योंकि वो बहन होती है। और सभी, मतलब मेघातिथि ने इसमें से कौन सा नहीं दिया था वो आपको बताना है, जो नहीं दिया था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका बी वाला हो जाएगा। अनुलोम विवाह को वर्जित बताया था, वो भी पूर्णतः, ये वाला गलत है।
इसके बाद आगे चलते हैं। एडिसन एक रोग का नाम है, ये थॉमस अल्वा एडिशन की बात नहीं हो रही है। तो एडिसन रोग किस वजह से होता है जरा बताइए। 21वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ कमियों से ये हो सकता है, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो जाएगा, या फिर कॉर्टिन हार्मोन का अगर स्राव कम होता है तो उससे हो जाएगा, थायरॉक्सिन की कमी से होगा, या फिर बहुत ज़्यादा अगर थायरॉक्सिन निकलने लगेगा तो हो जाएगा। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं 21वें क्वेश्चन को। इसका जो राइट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। कॉर्टिन हार्मोन का जब कम स्राव होता है ना, तो उसकी वजह से ये एडिसन डिजीज हो जाती है। प्रश्न संख्या अगले वाले में ऑस्टियोमैलेशिया के बारे में पूछा जा रहा है। रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया, ये दोनों रोग जो है वो एक ही विटामिन की कमी से होते हैं। एक बच्चों में होता है, एक वयस्कों में होता है। तो ऑस्टियोमैलेशिया जो है वो वयस्कों में होता है। किस विटामिन की कमी से होता है ये आप बताइए। ठीक है, यहाँ आंसर तो आपको मिल ही गया है, ये प्रौढ़ों में होता है, मतलब जो एडल्ट होते हैं उसमें होता है। किशोरावस्था के समय नहीं, जब उम्र बढ़ती है तब ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रौढ़ों में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 को देखिए। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है भाई बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। लगभग 120 दिन का होता है, मतलब लाल रक्त कणिकाएं औसतन 120 दिन तक जीवित रहती हैं। तो सी वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 में देखिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो समुद्री चूहा जो होता है, सी रैट इसको कहा जाता है, ये एनेलिडा संघ से बिलोंग करता है। समुद्री कुमुदनी यानी सी लिली जो है, ये असल में इकाइनोडर्मेटा कुल से बिलोंग करती है। समुद्री गाय जो है, सी काऊ, ये स्तनधारी जीव है, डुगोंग का नाम आपने सुना होगा। और समुद्री खीरा यानी सी ककम्बर, ये असल में निडेरिया कुल से, सिंडेरिया जो कुल है, मतलब इसमें सी साइलेंट रहता है, निडेरिया कुल से बिलोंग करता है। इसमें संघ का नाम दिया है, मतलब उसका फाइलम दे रखा है, और जीव का नाम दिया है। बताइए इसमें से गलत कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा, समुद्री खीरा। ठीक है, ये जो है ये निडेरिया दे रखा है और ये सही सुमेलित नहीं है। बत्ती जला लीजिए, ये इकाइनोडर्मेटा संघ से बिलोंग करता है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 को देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ भी पूछा जा रहा है। 25 में रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे के द्वारा इसको दिया गया था। रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में विलियम हार्वे ने खोज की थी। रेबीज का टीका ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। रक्त समूह के खोजकर्ता लैंडस्टीनर थे। और जेनेटिक खोजकर्ता कौन थे, मतलब जेनेटिक कोड के बारे में बताने वाले, एक्सप्लेन करने वाले हरगोविंद खुराना थे। तो इसमें आप बताएं गलत कौन सा है। 25 राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये जो रेबीज वाला दिया है ना, ये गलत दिया है इसमें, ल्यूवेनहॉक इसमें ऑप्शन गलत है। असल में रेबीज का टीका किसने खोजा था, लुई पास्चर ने। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, निम्नलिखित में से किस रोग में डीपीटी का टीका नहीं लगाया जाता है। तो बताइए, काली खांसी में नहीं लगाया जाता है, तपेदिक में नहीं लगता है, कि डिप्थीरिया और टिटनेस में नहीं लगता है। 26 को आपने देखा, इसका बी हो जाएगा, तपेदिक में नहीं लगता है। ठीक है, तपेदिक जो है उसमें डीपीटी का टीका नहीं लगता है। बाकी जो है वो डीपीटी, मतलब तपेदिक रोग से बचाव के लिए हम बीसीजी का टीका लेते हैं, सिंपल है। बाकी जो है बीसीजी यानी उसमें काली खांसी भी आती है, डिप्थीरिया भी और टिटनेस, तीनों का निदान हो जाता है। इसके बाद 27 को देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लाइक्राइमल ग्रंथियां जो है वो नेत्र में पाई जाती हैं। प्रोस्टेट जो है वो पाई जाती है नर जननांगों में। और साथ में जो फीमोरेल ग्रंथियां हैं वो सरीसृपों की जंघाओं में पाई जाती हैं। साथ में दिया हुआ है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, अगर आप उसको चुनेंगे तो इसमें जितने भी हैं वो सभी सुमेलित बताए जाएंगे। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका मतलब यह है कि इसमें जितने भी दिए हैं वो सभी सुमेलित हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 को देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 59 जो आर्टिकल है संविधान का, वो राष्ट्रपति की, मतलब उपराष्ट्रपति की शपथ से जुड़ा हुआ है, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और अनुच्छेद 60 जो है वो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है। 63वां जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति की व्याख्या करता है। और उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, ऐसा भी दिया हुआ है। तो 28 का इसमें कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 59 उपराष्ट्रपति की शपथ वाला। असल में जो उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है वो अनुच्छेद 69 में दिया हुआ है। इसके बाद 29 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 79 जो है ये संसद के गठन से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा की संरचना से जुड़ा है। 81 जो है वो लोकसभा की संरचना से जुड़ा है। और 82 जो है वो संसद के सत्र का सत्रावसान बताता है। तो इसमें आप बताएं कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन आपने देखा, बताइए इसका कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। ये जो 82वां दिया है ना, ये इसमें सुमेलित नहीं है। असल में ये जो अनुच्छेद है ना, असली अनुच्छेद होगा 85, यहाँ पर गलत दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ अनुच्छेद 214 दिया हुआ है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ये इसमें प्रावधान है। 275 में संघ से कुछ अनुदान, मतलब कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना, ये दिया हुआ है, मतलब इसका प्रावधान दिया हुआ है।
295 वाले में अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में है और अनुसूचित जातियों का प्रावधान 341 में है। तो आप इसमें बताइए कि कौन सा गलत है। 30 और इसका जो सी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनेंगे। 295 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, असल में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ जो है उनका प्रावधान किस में आता है, 248 में आता है। तो आज की क्विज में इतना ही। और अगर आप ऐसे ही ढेर सारे प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करना चाहते हैं तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन मोबाइल नंबरों पर संपर्क करके प्रक्रिया का पता लगा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।